हेलो डियर स्टूडेंट, JDITI में आपका स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पे हम इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन से संबंधित क्वेश्चन को पढ़ेंगे। हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन का बैच स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसका हम एक रूपरेखा बना लेंगे कि कैसे कैसे हमें कंप्लीट करना है। और यह तैयारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभप्रद होगा, जैसे कि रेलवे टेक्नीशियन, UPPCL, अन्य टेक्नीशियन परीक्षाओं के लिए। तो सबसे पहले हम इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, कैसे कैसे हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे, इसे 4 पार्टों में डिवाइड किया जाएगा। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन। थर्ड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे पावर सिस्टम। चौथे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में भी हमें कई पार्टों के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल मशीन में भी पढ़ना है, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सबका क्लासिफिकेशन हम लोग यहाँ से करेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर लिया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स को हम 3 पार्टों में डिवाइड किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें पढ़ते हैं बेसिक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। थर्ड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग 3 पार्ट पढ़ेंगे, बेसिक एनालॉग या इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रिकल में हम लोग क्या पढ़ते हैं? बेसिक इलेक्ट्रिकल में हम लोग बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं। जैसे इसमें हम लोग करंट के बारे में पढ़ेंगे। करंट पढ़ने के पहले सबसे पहले हम एटॉमिक स्ट्रक्चर, किसी भी मटेरियल का एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर, करंट पढ़ेंगे, वोल्टेज पढ़ेंगे, पावर पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग इसमें DC सर्किट भी पढ़ते हैं, DC सर्किट। इसी पार्ट में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसी पार्ट में हम लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेट के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बाद हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है AC में अल्टरनेटिंग करंट पढ़ने के बाद इसी सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम EIM के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से हम अपना बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में। इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में हम लोग
दो तरह से क्लासिफिकेशन किए हैं। जैसे एक तो मान लीजिए स्टैटिक मशीन होता है, स्टैटिक मशीन, और एक आता है रोटेटिंग मशीन, रोटेटिंग मशीन। तो स्टैटिक मशीन में जो मशीनें स्थिर होती हैं उसे स्टैटिक मशीन कहते हैं। जैसे इसमें हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है ट्रांसफार्मर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, टेक्नीशियन स्टूडेंट के लिए ट्रांसफार्मर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो स्टैटिक मशीन में आता है। इसी क्रम में हम लोग रोटेटिंग मशीन के बारे में पढ़ेंगे। रोटेटिंग मशीन में हमें कई प्रकार की मशीनों को देखने को मिलता है। जैसे रोटेटिंग मशीन में हम क्लासिफिकेशन करते हैं दो प्रकार का, करंट के आधार पे, दो प्रकार के मशीनों के बारे में करंट के आधार पे। जैसे एक होती है डीसी मशीन और एक होती है एसी मशीन। तो डीसी मशीन में हम लोग डीसी जनरेटर और मोटर के बारे में पढ़ेंगे। डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। तो डीसी जनरेटर और डीसी मोटर की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, इसमें उसका करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, स्पीड रेगुलेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे डीसी मशीन, इतना पढ़ने के बाद डीसी मशीन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एसी मशीनें आती हैं। एसी मशीन दो प्रकार की होती हैं। एसी मशीन में भी एसी जनरेटर होता है, एसी जनरेटर और एसी मोटर होता है। आमतौर पे एसी जनरेटर को ही अल्टरनेटर कहा जाता है। एसी जनरेटर को ही अल्टरनेटर कहा जाता है। एसी मोटर का क्लासिफिकेशन जब किया जाता है तो इसमें मेनली दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट सिंगल फेज मोटर, सेकंड पार्ट थ्री फेज मोटर। सिंगल फेज मोटरों में कई प्रकार की मोटर आ जाएंगी। जैसे यूनिवर्सल मोटर आ गया, रिपल्सन मोटर आ गया, हिस्टेरिसिस मोटर आ गया, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर आ गया, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर आ गया, परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट मोटर आ गया। तो इस प्रकार में सिंगल फेज मोटरों में कई प्रकार की मोटरें आ गई। और थ्री फेज मोटर में मेनली पढ़ते हैं हम लोग स्क्वायरल केज मोटर में हम लोग दो प्रकार का मोटर पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं सिंगल केज स्क्वायरल मोटर और दूसरा पढ़ते हैं डबल केज स्क्वायरल मोटर। और इसी पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं स्लिप रिंग मोटर। अब देखिए इसमें थ्री फेज मोटर में मेनली दो प्रकार का मोटर पढ़ते हैं, स्क्वायरल केज मोटर और स्लिप रिंग मोटर। तो हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार स्लिप रिंग या स्क्वायरल केज के यूज करते हैं। जहाँ पे हमें हाई टार्क की आवश्यकता होती है, उच्च लोड को ऑपरेट करना होता है, वहाँ पे हम स्लिप रिंग मोटर का यूज करते हैं। और जहाँ पे हमें लो टार्क या लो लोड का आवश्यकता होती है, वहाँ पे स्क्वायरल केज मोटर का यूज किया जाता है। मेनली स्लिप रिंग मोटरों का यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन की क्लासिफिकेशन के बारे में देख चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं पावर सिस्टम में क्या पढ़ना होता है। पावर सिस्टम में हमें पावर सिस्टम से तात्पर्य है कि हमारा पावर सिस्टम में मेनली तीन पार्टों में डिवाइड किया गया है। पावर सिस्टम में आता है प्रोडक्शन और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए इसमें प्रोडक्शन का तात्पर्य है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसे हम लोग जनरेशन भी बोलते हैं, जनरेशन
बिजली का जनरेशन कैसे होता है। आमतौर पर 11 केवी की बिजली का जनरेशन भारत में सबसे ज़्यादा किया जाता है। 11 केवी किलोवोल्ट बिजली का जनरेशन सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो यहाँ पे पावर सिस्टम में मेनली 3 पार्ट पढ़ लेते हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जनरेशन में हम लोग बिजली कैसे पैदा किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे बिजली पैदा किया जाता है, क्या स्रोत होते हैं बिजली पैदा करने के। जैसे इसमें जनरेशन में हम पढ़ते हैं थर्मल पावर प्लांट, कोयले से बिजली कैसे पैदा किया जाता है, हाइड्रो पावर प्लांट, पानी से बिजली कैसे पैदा किया जाता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, नाभिकीय ऊर्जा से बिजली पैदा कैसे किया जाता है। तो ये सब बिजली जनरेशन के तरीके होते हैं, इसलिए कई प्रकार के जनरेशन होते हैं बिजली पैदा करने के, इसीलिए इसको हम लोग 2 पार्टों में डिवाइड किए हैं। एक होता है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत और दूसरा होता है परंपरागत ऊर्जा स्रोत, कन्वेंशनल एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। तो इसके बारे में हम लोग जनरेशन में बस यहीं तक पढ़ते हैं। इसके बाद ट्रांसमिशन आता है। ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि बिजली हमने पैदा तो कर लिया है, लेकिन उसको ट्रांसमिट कैसे करेंगे। तो ट्रांसमिट करने के लिए जो हम पढ़ते हैं पार्ट, उसे कहते हैं ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का तात्पर्य है कि जैसे हमारी बिजली पैदा हो गई तो 11 केवी बिजली आमतौर पे हमारे हिंदुस्तान में पैदा किया जाता है सबसे अधिक मात्रा में। तो बिजली पैदा करने के बाद मान लीजिए 200 से 300 किलोमीटर तक की दूरी में आने के लिए हमें क्रॉस आर्म की ज़रूरत पड़ती है, क्रॉस आर्म की ज़रूरत पड़ती है, टावर की ज़रूरत पड़ती है, टावर की ज़रूरत पड़ती है, बड़े बड़े टावरों की आवश्यकता पड़ती है। तो टावर लगाने के लिए यहाँ पे मान लीजिए टावर लगा लिया गया, इसके बाद फिर इसमें क्रॉस आर्म लगाए जाते हैं, क्रॉस आर्म लगा दिया गया, इसके बाद इस पे इंसुलेटर लगाए जाते हैं। इंसुलेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जहाँ पे तार को ये ले जाने का काम करता है, कैरिंग ऑफ करंट। यहाँ पे एक कंडक्टर लगा होता है जो करंट को ले जाने का कार्य करता है। तो ट्रांसमिशन 11 केवी से हमारे सब स्टेशनों पे आने के लिए जो दूरी तय करती है या जो भी बीच में सिस्टम लगे होते हैं उसी को ट्रांसमिशन कहते हैं। तो उसके बाद हमारा फिर आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें हम लोग सब स्टेशनों को भी, जैसे हमारे छोटे छोटे सब स्टेशन होते हैं, उसको कुछ पार्टों में बांटा गया होता है। जैसे GSS होता है, DSS होता है, PSS, DSS। तो इसमें GSS का तात्पर्य होता है ग्रिड सब स्टेशन और PSS का तात्पर्य होता है पावर सब स्टेशन, DSS का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। तो जो बड़े बड़े फीडर होते हैं हमारे, जैसे 132 kV हो गए, 320 kV हो गए, 220 kV हो गए, वो वहाँ पे जो सब स्टेशन होते हैं उसे GSS बोलते हैं, ग्रिड सब स्टेशन बोलते हैं। उसके बाद हमारे जो 33 kV के बने होते हैं, उपकेंद्र बने होते हैं, उसे हम आमतौर पर PSS बोलते हैं, पावर सब स्टेशन बोलते हैं। उसके बाद हमारा जो टाउन एरिया होता है, टाउन होता है छोटा सा, या फिर विलेज होता है, तो विलेज के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं तो वहाँ पे उसे DSS बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन उपकेंद्र वहाँ पे उसे बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन में हमें क्या पढ़ना होता है। आमतौर पर डिस्ट्रीब्यूशन 2 वोल्टेज में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग एक वोल्टेज होता है, स्पेशल वोल्टेज होता है, जैसे मान लीजिए 11 kV हो गया, 11 kV हो गया। यहाँ पे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज में हम लोग पढ़ते हैं
440 वोल्ट, 220 वोल्ट, ये सब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज में आते हैं। तो हम लोग पावर सिस्टम में प्रोडक्शन, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। और इसी में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और आता है जिसे हम SGP कहते हैं, SGP कहते हैं, इसे भी पढ़ना होता है। SGP का अर्थ होता है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। तो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में हमें जो हमारे सब स्टेशन होते हैं या विद्युत केंद्र होते हैं, उपकेंद्र होते हैं, तो वहाँ पे जो भी कंट्रोलिंग डिवाइसेज लगी होती हैं, जैसे रिले और आइसोलेटर हो गया, लाइटनिंग अरेस्टर हो गया, तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं SGP में। तो इन चारों टॉपिक को पढ़ने के बाद हम लोगों का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाता है।